Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we will again start our chapter first of class 9, that is matter in our surrounding. Okay, अब तक हमने पढ़ा है कि what do you mean by matter, matter होता क्या है, कितने टाइप का मैटर जो है वो होता है, कितनी उसकी स्टेट होती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या क्या होती हैं, राइट। हमने देखा था कि उसकी फिजिकल जो स्टेट्स ऑफ मैटर वो कितने टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 टाइप्स का होता है। और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने रीड की थी कि गैस सॉलिड होता है, सॉलिड दैट हैव द फिक्स्ड शेप एंड द फिक्स्ड वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट उसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। एंड द थर्ड वन इज़ द गैस इन विच देर इज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप, ना तो शेप ही उसकी फिक्स्ड होती है और ना ही वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड होती है। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो है हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर लर्न कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मीन्स जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं क्या वो तीनों आपस में चेंज हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। अब जब वो चेंज हो रही है, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है, लिक्विड गैस के अंदर चेंज होता है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारे चेंजेस आज हम इस क्लास के अंदर रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. Solid मतलब इसने वाटर का ही एग्जांपल लिया है। जब वाटर जो है फ्रीज हो जाता है तो उसकी आइस बन जाती है, तो आइस क्या हो गया हमारा, सॉलिड हो गया। लिक्विड जो नॉर्मल वाटर होता है, फैमिलियर वाटर होता है, और जब वो वाटर को हम बॉयल करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है हमारा, वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाता है, तो वो क्या हो गया हमारा, गैस हो गया। सो यहाँ पे 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of state? मतलब क्या क्या चेंजमेंट आते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम रीड करेंगे। और यही फर्स्ट एक्टिविटी जो है इसके ऊपर इसने दी है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन्स जब हम टेम्परेचर उसका चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे इसने बीकर में क्या लिया, आइस क्यूब्स ली हैं और नीचे से बर्नर ऑन करके उसने आइस क्यूब्स को क्या किया है, बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। जब वो आइस क्यूब को बॉईल करता है तो फर्स्ट वन जो आइस है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, हमारी वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। और वाटर जब अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर लेता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो फर्दर वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जब वाटर वेपर के अंदर चेंज होगा तो किस में चेंज हो रहा है, इट मीन्स गैस के अंदर चेंज हो रहा है। ओके, सो देखते हैं इसमें आगे इंटरन क्या है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, मतलब टेम्परेचर हमने नोट रखना है। Record your observation for this conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. मतलब ये सारी इसने एक्टिविटी बताई है कि हमने ड्यूरिंग द एक्टिविटी क्या क्या चीज़ें करनी है। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड, और साथ में हमने एक थर्मोमीटर भी जो है वो अटैच रखना है और ये देखना है कि वो किस लेवल पर जाकर जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर, और सारी हमने ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट करनी है। ये बहुत ही ईजी एक्टिविटी है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से किस चीज़ के अंदर चेंज आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी जो मूविंग फैक्टर जो होता है पार्टिकल का, क्या शो करता है, ये स्पीड शो करता है, मूविंग पार्टिकल शो करता है। तो जैसे ही टेम्परेचर, ये बात हमेशा याद रखनी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मोर द टेम्परेचर मोर द काइनेटिक एनर्जी एंड मोर विल बी द डिफ्यूजन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड द मोर विल बी द डिफ्यूजन। ये चीज़ हमेशा हमने माइंड में रखनी है। ड्यू टू द, अब जितनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, मूवमेंट से रिलेटेड होती है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब अब जो एनर्जी
हम सप्लाई कर रहे हैं, किसके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, हम हीट के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एनर्जी क्या करेगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, मतलब जब हम आइस को बॉईल कर रहे हैं तो सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना स्टार्ट कर देगी, ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा देन आइस विल मेल्ट इनटू द वाटर। आइस क्या हो जाएगी, वाटर के अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. और एक स्टेज आएगा जहाँ पे सॉलिड जो वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid. अब वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर एक सॉलिड मेल्ट हो जाता है टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे किसकी डेफिनेशन गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन गिवन है। मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिस मिनिमम टेम्परेचर पर एक सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द melting point. The melting point of a solid is an indication of a strength or force of attraction between its particles. इस लाइन का मीनिंग आपको समझ आया, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ये शो करता है कि किस पार्टिकल के अंदर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। मतलब आइस है, यहाँ पे आइस को हम मेल्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जब कितना टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या है, मेल्ट हो जाती है। अब अगर हम स्टील को एल्यूमिनियम को मेल्ट करते हैं तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनका जो टेम्परेचर होता है वो एक अलग होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी और जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, राइट। नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। के किसको शो कर रहा है, यहाँ पे केल्विन को शो कर रहा है, जो कि केल्विन क्या है, हमारी SI यूनिट है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कितना होता है, 273। और मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर हम उसको सेल्सियस में देखते हैं तो 0 डिग्री आएगा और अगर हम उसको केल्विन में देखते हैं तो क्या आएगा, 273। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as the fusion. अब यहाँ पे एक अलग डेफिनेशन गिवन है, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, मिक्स हो जाना। जब एक सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर तो एक स्टेट, सॉलिड स्टेट किसके अंदर चेंज हो रही है, दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो रही है, दैट इज द लिक्विड स्टेट। तो ये जो कन्वर्जन होगा, दैट कन्वर्जन इज नोन एज द फ्यूजन। When a solid melt, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? मतलब जब एक solid melt करता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, तो वो जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी जाती का है। मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं बट सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये वही चीज़ पूछ रहा है कि वो टेम्परेचर जाता का है। आगे हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि इसने क्या बताया इसके बारे में। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of system doesn't change after the melting point is reached. मतलब जब उसका melting point reach हो जाता है, मान लो आइस है, हमने फ्रिज, हमारा जो फ्रिज है हमने उसके अंदर फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में किया, ठीक है, मतलब बहुत कम हो गया है। तो पहले कितना था हमारा, -10 डिग्री था, फिर कितना आया, -5 डिग्री आया, फिर आया 0 डिग्री। अब इस टेम्परेचर के ऊपर जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। 0 डिग्री क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। अब जब ये इस मेल्टिंग पॉइंट पर अचीव करती है, मतलब -10 डिग्री टेम्परेचर था तब भी उसने मेल्ट करना स्टार्ट नहीं किया, -5 आया तब भी मेल्ट नहीं हुआ, -2 आया तब भी मेल्ट नहीं हुआ, बट जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाता है तो हमारी आइस क्या है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा, उस टाइम पे वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, राइट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डजंट चेंज। जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा टिल ऑल द आइस मेल्ट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जब रीच हो जाता है और जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। दिस हीट गेट्स अप चेंज इन द स्टेट। ये हीट किसके अंदर चेंज हो जाएगी, मतलब कहाँ पे यूज हो रही है, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट
by overcoming the force of attraction between the particles। मीन्स ये एक सॉलिड है, मीन्स ये एक सॉलिड है, हमने ये क्या लिया, आइस लिया है, ये आइस के पार्टिकल्स हैं, राइट, ये आइस के क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये हीट यूज कर रहा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, फिर भी हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा मेल्ट नहीं हुआ। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये 5 डिग्री नहीं हो रहा, 10 डिग्री नहीं हो रहा सेल्सियस, ये कितना ही है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसको हीट मिल रही है, वो हीट कहाँ यूज़ कर रहा है, इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इनको ब्रेक करने के लिए, क्या करने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने के लिए उस हीट को क्या कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है। As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as the latent heat। और इस टाइम पे जो ये हीट यूज़ कर रहा है, that heat is known as the latent heat। क्या बोलेंगे हम इसको, latent heat। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे इसने जो हीट ऑब्जर्व किया है, और वो हीट ऑब्जर्व करके इसने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक किया है। तो ये जो हीट था, इसको हमने क्या बोलना है, लेटेंट हीट। क्या है ये, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मीनिंग ही क्या है, यहाँ पे हिडन है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा या कितना लगेगा 1 kg सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो वन वर्ड में है यही पूछ ली जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या था कि वो मिनिमम टेम्परेचर जब एक सॉलिड स्टार्ट करता है मेल्ट होना, वो क्या होगा, हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा कि कितना हीट एनर्जी हमें चाहिए टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इसके अंदर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेटेंट हीट स्टार्ट वहीं होती है जब ये अपना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अचीव कर लेता है। ओके, सो दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ fusion। Particles of water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास जो है वो एनर्जी ज़्यादा होती है as compared to the ice, क्योंकि इसने ज़्यादा हीट जो है वो ऑब्जर्व की हुई है, यहाँ पे ज़्यादा हीट जो है वो ऑब्जर्व की हुई है, इसलिए वाटर की एनर्जी ज़्यादा होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे एज कंपेयर टू द आइस, राइट। When we supply the heat energy to water, particles start moving even faster। जब हम हीट एनर्जी और ज़्यादा उसको प्रोवाइड करते हैं तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा मूव फास्ट करेंगे। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे पूरा जो बॉन्ड है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पूरा ब्रेक हो जाता है और वाटर के जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। और इस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो किसके अंदर चेंज होगा, गैस के अंदर चेंज होगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स अगर हम देखते हैं, हम पानी जो है वो बॉईल कर रहे हैं, हमने वाटर लिया है और हम वो बॉईल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो वाटर जो है वो बॉईल नहीं होता, मतलब जैसे जैसे हीट वो ऑब्जर्व करता जाता है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जाता है। तो एक पॉइंट वो आता है जहाँ पे उसने मेल्टिंग पॉइंट जो उसका अचीव हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट अचीव होने के बाद वाटर जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर जो है बबल्स उठने स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा जब आप गैस पे वाटर को जो है वो गर्म करते हैं, है ना। तो जब उसके अंदर बबल्स अराइज हो जाते हैं तो वो बबल्स फिर वहाँ से वेपर मतलब स्टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, भाप बननी स्टार्ट हो जाती है। तो वो टेम्परेचर जब एक लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइलिंग,
मतलब उबलना स्टार्ट कर देता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. Boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. For water, this temperature is 373 Kelvin. Why it is 373 Kelvin? 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 273 इसके अंदर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 373 केल्विन. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, वही सेम होगा. पहले हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है. क्या पढ़ा था हमने? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था हमारा कि जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो वो क्या होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वही सेम चीज़ किस में आ जाएगी अब हमारी वेपराइजेशन के अंदर आ जाएगी कि जब लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा. व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा. सॉलिड की जगह क्या आएगा, हमारा लिक्विड आएगा. और लिक्विड की जगह क्या हो जाएगा, वेपर आ जाएगा. तो वो डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Do it the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than water at the same temperature. Means water vapor की energy जो है वो ज़्यादा होगी as compared to the water. वही सेम चीज़ है कि वाटर की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द आइस. और जब हम वेपराइजेशन का फिनोमेना पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर वाटर वेपर की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वाटर. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of, क्योंकि जो particles होते हैं steam के वो ज़्यादा energy absorb करते हैं in the form of latent heat of vaporization. राइट. सॉलिड स्टेट है, सॉलिड को हीट किया, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हीट किया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया हमारा गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया. जब हम इनको कूल डाउन करते हैं तो ये बैक उसी पोजिशन पर चले जाते हैं. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. मतलब ये अब हम पढ़ चुके हैं कि उनका टेम्परेचर चेंज करके हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. But there are some that change directly from solid to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. Means अब तक हमने पढ़ा कि सॉलिड जो है वो सॉइल को जो हमने बॉईल किया तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर. लिक्विड को फर्दर हम हीट अप करेंगे तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वो हमारा वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब गैस के अंदर चेंज हो जाएगा. बट कुछ फिनोमिना ऐसा है कि जिसके अंदर सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाता है, गैस के अंदर. एंड वाइस वर्सा, मतलब गैस डायरेक्टली चेंज हो जाती है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर. अब वो क्या फिनोमिना है वो हम इस आगे हम रीड करेंगे. टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड. हमने कैम्फर लिया है, उसको क्रश किया और चाइना डिश के अंदर रखा और नीचे से हमने क्या किया, उसको बर्न करना स्टार्ट कर दिया और ऊपर से फनल के साथ हमने इसको कवर कर दिया. साथ में जो होल होता है उसमें क्या लगा दिया हमने, कॉटन प्लग लगा दिया ताकि हमारी जो टेम्परेचर है वो बाहर ना जाए, मतलब उसके अंदर जो हीट इकट्ठी हो रही है वो बाहर ना रिलीज हो. तो ये जो कैम्फर है ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. मतलब ये नहीं है कि हमने सॉलिड को मेल्ट किया है तो वो पहले वाटर बनेगा, नहीं. कैम्फर जो है वो डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. राइट. और जब कुछ टाइम के बाद जब हम इसको कूल डाउन करेंगे तो ये दोबारा से किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा. तो ये कौन सा फिनोमिना है जिसमें लिक्विड जो है वो बीच में आया ही नहीं, मतलब एक मैटर जो है वो एक स्टेट जो है वो बीच में आई ही नहीं है, डायरेक्टली वन स्टेट जो है वो थर्ड स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो रही है. ये फिनोमिना अब हम रीड करेंगे. अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without changing into liquid state is called the sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called the डिपोजिशन. मतलब डायरेक्ट जो चेंज हो रही है, जब सॉलिड डायरेक्ट किसके अंदर चेंज हो रही है, गैस के अंदर, तो वो क्या होगी हमारी सब्लिमेशन होगी. और गैस अगर दोबारा से रिटर्न साइकिल अगर इसका हो जाता है सॉलिड के अंदर तो वो क्या कहलाता है, डिपोजिशन. ओके. नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर.
अब हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है। टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देख लिया कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अचीव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट आता है वो आता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, we have learned that the difference in various state of matter is due to the differences in the distance between the constituent particles। मतलब जो चेंज होता है वो पार्टिकल्स के डिस्टेंस के बीच की वजह से होता है। What will happen when we start pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? मीन्स एक सिलेंडर के अंदर अगर हम गैस को ऐसे कंप्रेस करते हैं तो क्या होगा? विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर? क्या पार्टिकल्स क्लोज आएंगे? ऑब्वियसली। डू यू थिंक दैट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? यस, मतलब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो उससे स्टेट ऑफ मैटर के अंदर भी चेंज होता है। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। ये देखिए इधर इस फर्स्ट पिस्टन लिया है, प्रेशर कम अप्लाई किया है तो जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो पार्टिकल्स क्या हैं? क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। जब हम हाईली प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो पार्टिकल्स क्या हैं? अरेंज हो गए एक लीनियर मैनर के अंदर, राइट। तो वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतना ही जो है पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे, जो फ्री स्पेस है वो कम प्रेजेंट होगा। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैसेस। अगर हम प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं और टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, तो लिक्विड जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? हमारा गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। क्या बोला कि प्रेशर को अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, देन अ लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द गैस। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड CO2? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। CO2 को हम किसके अंदर स्टोर करते हैं? हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। ओके, मतलब उसको हम हाई प्रेशर पे इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि जो सॉलिड CO2 होती है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाती है? गैसेस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है अगर हम उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए हम उसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर रखते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैट्स कन्वर्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into the liquid state. This is the reason that the solid carbon dioxide is known as the dry ice. इसलिए इसको dry ice भी बोला जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्रेशर अगर हम कम कर देते हैं तो प्रेशर कम होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाएगी? हमारी लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगी। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas. ये जो है वो हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड को अगर हम फ्यूज़ करते हैं, सॉलिड जब लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है तो वो क्या हो रहा है? हमारा फ्यूज़न हो रहा है। और लिक्विड जब वापस से सॉलिड के अंदर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को हम फर्दर बॉईल करते हैं, जब ये अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फॉर्म के अंदर। और प्रोसेस क्या होगा हमारा? वेपराइजेशन। किस में कन्वर्ट कर रहा है? गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब गैस को जब हम कंडेंस कर देंगे, मतलब प्रेस करेंगे, तो गैस दोबारा से किसके अंदर चेंज हो जाएगी? हमारी लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। गैस सॉलिड के अंदर चेंज हो रही तो डिपोजिशन, सॉलिड गैस के अंदर आ रहा तो हमारा सब्लिमेशन। ओके, ये एक इंटर कन्वर्जन है तीनों स्टेट्स का, जो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस कर रहा है, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? डू वी ऑलवेज नीड टू हीट? ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम बाद में करेंगे जब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हम एक साथ सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर अप कर लेंगे। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? मतलब अगर हमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना तो क्या हमें हमेशा ही हीट और प्रेशर जो है वो चेंज करना पड़ेगा? कैन यू quote some example from everyday life where the change of state from liquid to vapor takes place without liquid reaching the boiling point? Water when left uncovered, जब अगर हम वाटर को अनकवर्ड छोड़ देते हैं, मतलब बिना ढके हुए छोड़ देते हैं, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। किस में चेंज हो जाता है? वो वेपर के अंदर चेंज हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना किसी पॉन्ड का लेते हैं या वैसे कोई स्मॉल लेक है या कहीं पर भी पानी जो इकट्ठा हो जाता, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मेनली समर के टाइम में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वाटर क्या है वो धीरे धीरे क्या ड्राई अप होना जाता है। कैसे ड्राई अप होता है? क्योंकि वाटर जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वाटर के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और वाटर विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू द वेपर फॉर्म। और एक टाइम ऐसा आता है जो वाटर जो बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है। तो वही चीज़ है कि हमने कुछ नहीं किया, उसको बॉयल नहीं किया है, उसको मेल्ट नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही अनकर्ड था और वो स्लोली किसके अंदर चेंज हो गया, हमारे वेपर के अंदर चेंज हो गया। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप। अब जो गीले कपड़े हैं वो भी कैसे सूखते हैं, जब धूप होती है तो जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, मतलब उनमें से पानी जो है वो लूज होना मतलब निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो ड्राई हो जाते हैं। वी नो दैट particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. मतलब गैस के अंदर अलग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड के अंदर अलग है, सॉलिड के अंदर अलग है हमारा। In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energies also is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into the vapor. This phenomena of change of liquid, ये जो फिनोमिना है कि लिक्विड वेपर के अंदर चेंज हो रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवापोरेशन। मतलब एक तो होता है कि बॉइलिंग पॉइंट, हमने किसी चीज़ को हीट किया, हमने वाटर को हीट किया, उसने अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया और फिर वो वेपर के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। वो फिनोमिना हमारा अलग है, वो एक बॉइलिंग पॉइंट है जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट ये क्या फिनोमिना है कि एक लिक्विड वेपर के अंदर चेंज हो रहा है बट किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अब तक तो उसने बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं किया है, बिना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए हुए वो किसके अंदर चेंज हो गया, वेपर के अंदर चेंज हो गया, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज द इवापोरेशन। ओके, और ये ऐसे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में जो है वो चलते रहते हैं, जैसे क्लोथ्स का ड्राई अप होना, वाटर का इवापोरेट हो जाना, जो ये रेनी वाटर जब इकट्ठा हो जाता है, गैदर अप हो जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप ही वहाँ से ड्राई अप हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डेली लाइफ में जो अपने आप होती हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये एक्टिविटी तो ऐसे है, यहाँ पे जो है इसके मेन फैक्टर्स हैं। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इवापोरेशन होगा। वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट, जितना increase the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. मीन्स अगर मैं इसका नॉर्मल सा एग्जांपल लेती हूँ, अगर हमने मिल्क जो है वो गर्म किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया, और अगर हम उसको ग्लास की जगह पे किसी एक वाइड यूटेंसिल के अंदर डाल देते हैं, प्लेट के अंदर डाल देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका सरफेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जितना ज़्यादा सरफेस होगा, जितना ज़्यादा, एक तो ये कप है, इसका सरफेस इतना है, एक हमने क्या लिया, बाउल ले लेती हूँ मैं, राइट। एक बाउल का सरफेस एरिया किसका है, बाउल का ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसमें से इवापोरेशन जो है वो इजी हो जाएगा। तो इंक्रीज द सरफेस, मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द इवापोरेशन। और वैसे ही एग्जाम्पल इसका है क्लोथ्स का, कि जितना ज़्यादा हम क्लोथ्स को खुले एरिया में डालते हैं तो उतना ही जो है वो ड्राई अप इजी हो जाते हैं। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, देन आता है हमारा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो इवापोरेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो इजीली और फास्टली जो है वो मूव करेंगे, और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और इवापोरेशन भी जो है वो स्पीडली होगा। ये समझ आया कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तब भी इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो इजीली मूव कर पाएंगे और इवापोरेशन जो है वो इजीली हो जाएगा। देन इज द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है जब इन्वायरमेंट के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं। ह्यूमिडिटी क्या है? जब इन्वायरमेंट के अंदर हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो अगर इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वो और ज़्यादा वाटर को तो ऑब्जर्व करेंगे नहीं, इसलिए ये चीज़ जो है वो उल्टी है। मतलब अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी इवापोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी ही ज़्यादा है तो इवापोरेशन जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा, इसलिए ह्यूमिडिटी कम होगी तभी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो और ज़्यादा वाटर वेपर को जो है वो ऑब्जर्व करेगा और इवापोरेशन हो जाएगा। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या है कि वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एयर के अंदर। अगर एयर के अंदर ही ऑलरेडी ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो और ज़्यादा वाटर जो है वो ऑब्जर्व नहीं करेगा। अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम है तो वो और ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है। The air around us can't hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. यही चीज़ मैंने आपको बताई है। An increase in wind speed. अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है तो इवापोरेशन क्या होगा? वो भी ज़्यादा होगा। वही हमने देखा कि जब हम ड्राई क्लोथ्स को डाल देते हैं, वेट क्लोथ्स को जब हम डाल देते हैं और विंड जो है वो तेज़ चल रही है तो उस टाइम पे भी हमारा जो इवापोरेशन है वो क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं वो विंड के साथ ही फ्लो कर जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। तो 4 फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द इवापोरेशन, राइट। इंक्रीज इन टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर, मोर विल बी द इवापोरेशन। थर्ड वन इज द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मोर विल बी द इवापोरेशन। एंड द फोर्थ वन इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हमारा इवापोरेशन होगा, राइट। नेक्स्ट इज द हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे कॉज करता है? मतलब जैसे ही इवापोरेशन हो जाती है तो हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन। मतलब जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? सराउंडिंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि उसने इवापोरेशन के दौरान जो एनर्जी अपनी लूज की है उस एनर्जी को रिगेन करने के लिए वो सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। एंड दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग्स कूल। और ये जो उसने एनर्जी ऑब्जर्व की है, अब इसमें क्या है? हॉट मिल्क है। अब हॉट मिल्क ये क्या है? ज़्यादा एनर्जी अब यहाँ पे लूज कर रहा है। वाटर किसकी फॉर्म में कर रहा है? वाटर वेपर की फॉर्म में कर रहा है। तो ये वाटर वेपर की फॉर्म में एनर्जी को लूज कर रहा है। ये एक साइड से तो ये क्या कर रहा है? एनर्जी को लूज कर रहा है। दूसरी साइड से क्या कर रहा है? उसी एनर्जी को रीगेन करने के लिए क्या कर रहा है? एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जैसे ही एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो हमें क्या फील हो जाएगा? कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। ये absorption of energy from the surrounding make the surroundings cold. Okay, what happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? जब हम nail polish remover को अपने palm पर हथेली पर डालते हैं तो क्या होता है? particles gain energy from your palm. तो ये जो particles हैं ये energy gain करते हैं हमारी palm से और the surroundings and evaporate causing the palm to feel cool. और हमें क्या फील होता है? कूल इफेक्ट फील होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। मतलब हम क्या करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं, कभी रूफ पे कर देते हैं, कभी ग्राउंड पे करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हेल्प कर रही है वाटर को, हॉट सरफेस को कूल करने के लिए। Can you cite some more examples from the daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Why should we wear cotton clothes in summer? Sorry. Why should we wear cotton clothes in summer? ये भी important question जो है वो यहाँ पे बनता है कि हम समर में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं।
ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल. वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी. मतलब इवेपोरेशन होने की वजह से अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारी बॉडी भी क्या करती है, इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देती है, वाटर वेपर्स को लूज़ करना स्टार्ट कर देती है. मतलब जितना ज़्यादा स्वेट आता है वो पानी जो है वो बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, तो लिक्विड जो है वो गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. अब जो लिक्विड बाहर निकला है वो भी एनर्जी को गेन करता है सराउंडिंग से, और द बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर. द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल. जो हीट एनर्जी है वो इक्वल होती है टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी लेकिंग द बॉडी कूल. और वही बॉडी को क्या करती है, कूल कर देती है. मीन्स जो हीट एनर्जी हम लूज़ कर रहे हैं, जो हीट एनर्जी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो किसके इक्वल होती है, हीट एनर्जी के इक्वल होती है. और वही हीट एनर्जी अब हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, कूलिंग प्रोवाइड कर रही है. कॉटन बीइंग अ गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ वाटर. अब कॉटन क्या है, ये गुड ऑब्जॉर्बर है वाटर का, हेल्प्स इन ऑब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी इवेपोरेशन. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? जो ice cold water होता है, बहुत ठंडा पानी होता है, जब हम उसको 1 या 2 मिनट के लिए रख देते हैं तो उसके आउटर सरफेस के ऊपर जो है वो हमें छोटी छोटी पानी की बूंदें जो हैं वो दिखती हैं. वो क्या है? Let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air. अब जो water vapor air के अंदर present है, on coming in contact with the cold glass of water, loses energy and gets converted into liquid state. मीन्स जो वेपर, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट थे वो किसके कांटेक्ट के अंदर आते हैं, कोल्ड ग्लास के अंदर के कांटेक्ट के अंदर आते हैं. और जब वो उस कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. और जब उसकी एनर्जी लूज़ होगी तो गैस किसके अंदर चेंज हो जाएगी, लिक्विड स्टेट के अंदर. मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा गैस का, विच वी सी एज द वाटर ड्रॉपलेट, जिसको हम, जो कि हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं. ओके, सो ये था हमारा चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो कि बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर था. ये अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस क्वेश्चंस को जो है हम कंप्लीट करेंगे. राइट.